हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत और म्यांमार की सीमा पर फेंसिंग लगाने का मणिपुर और मिजोरम में व्यापक स्तर पे विरोध किया जा रहा है। रैलियां निकाली जा रही हैं। आज की संक्षिप्त परिचर्चा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन रैलियों और इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे कारण क्या है, FMR फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है जिसको रद्द करने को लेके यहाँ की जनजातियां विरोध कर रही हैं। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम घटना की बात कर लेते हैं। मणिपुर और मिजोरम में बड़े स्तर पे विरोध प्रदर्शन किए गए। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के इस घोषणा के बाद से ही ये विरोध जारी है, लेकिन अभी इनकी तीव्रता बढ़ गई है कि भारत और म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी और साथ ही FMR को रद्द किया जाएगा। ये विरोध अलग अलग जनजातियों के बैनर तले हो रहे हैं, जिसमें यूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जोरो, साथ ही नागालैंड इंडिजीनियस पीपल फोरम है, कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि कुछ संगठनों का, जैसे जोरो जैसे संगठनों का कहना है कि यदि केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो युवाओं के पास हथियार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। यानी सीधी सीधी ये जनजातियां केंद्र सरकार को चेतावनी भी दे रही हैं। ध्यान रखिएगा, यदि हम जोरो की बात करें तो ये एक संगठन है, मिजो समूह है, जो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में अलग अलग जनजातियां, जिसमें चिन, कुकी, मिजो, जोमी, इनको एक प्रशासन के तहत पुनर्मिलन चाहता है इन जनजातियों का। साथ ही इस जोरो ने स्पष्ट तौर पे 2007 के संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वदेशी लोगों के अधिकारों पे जो घोषणा पत्र है उसका भी हवाला दिया और ये कहा कि इस घोषणा पत्र के तहत 2 आर्टिकल स्वदेशी लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, आर्टिकल 36(1) एंड आर्टिकल 36(2). आर्टिकल 36(1) कहता है कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए गतिविधियों सहित सीमाओं के पार संबंध बनाए रखने के स्वदेशी लोगों के अधिकारों को मान्यता दी गई है। यानी सीमा के आर पार जो स्वदेशी लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनके संबंधों को बनाए रखने का अधिकार की बात करता है आर्टिकल 36(1) और आर्टिकल 36(2) कहता है कि राज्यों का यह दायित्व है कि अधिकार का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। तो उन्होंने 2007 के इस UN घोषणा पत्र का भी हवाला दिया। अब हम बात कर लेते हैं केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार ने पहले ही, कुछ महीने पहले ही, लगभग जनवरी-फरवरी में ही घोषणा कर दी थी कि भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी, FMR फ्री मूवमेंट रिजीम को रद्द किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब इसके रद्द करने के क्या कारण हैं उन पे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं भारत और म्यांमार सीमा की बात करूं तो यंदाबू संधि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है 1826 की। ये उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट और म्यांमार गवर्नमेंट के बीच संधि हुई थी, जिसने सीमा को विभाजित कर दिया था, ये देखे बिना कि कौन सी जनजातियां एक ओर हैं और कौन सी जनजातियां दूसरी ओर हैं। यानी इन्होंने इस सीमा विभाजन ने एक ही जाति और संस्कृति के लोगों को विभाजित कर दिया था, जिससे मिजोरम, मणिपुर की कुकी, चिन, मिजो आबादी के साथ साथ नागालैंड और मणिपुर की नागाज भी विभाजित हो गए थे। ये जनजातियां आज भी सांस्कृतिक एकता महसूस करती हैं और ये जनजातियां नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार की बाड़ या FMR जैसी प्रणाली को बंद किया जाए, रद्द किया जाए। अब FMR क्या है उसकी बात हम सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारत और म्यांमार के बीच में ना 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। यहां से लेके आप यहां तक सीमा देखोगे और इस पूरी की पूरी सीमा में कहीं पे भी बाढ़ नहीं है, मात्र मणिपुर के 10 किलोमीटर को छोड़ के, यानी मात्र मणिपुर के 10 किलोमीटर के अंदर बाढ़ की व्यवस्था की गई है। बाकी ये जिसमें से मतलब पूरी सीमा हमें खुली ही देखने को मिलती है। अभी तक तो कुछ नहीं था, ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, लेकिन 2021 में क्या होता है, म्यांमार में तख्ता पलट होता है, वहां की सेना वहीं के नागरिकों के खिलाफ हो जाती है। तो बड़े स्तर पे शरणार्थी संकट हमें 2021 के बाद देखने को मिला। लगभग 30,000 से ज्यादा शरणार्थी पूर्वोत्तर के राज्यों में म्यांमार से आए हैं 2021 के बाद से, जिसमें रोहिंग्यास वगैरह भी शामिल हैं। तो ऐसे में ये फ्री मूवमेंट जो रिजीम थी, ये कहीं ना कहीं भारत के सुरक्षा, संप्रभुता के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा घातक सिद्ध हो रही थी, जिसको रद्द करने का निर्णय लिया गया भारत सरकार ने।
सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं एफएमआर क्या है। तो ये 2018 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के तौर पे इसको लागू किया गया था और इस पॉलिसी के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि पूर्वोत्तर में भारत और म्यांमार दोनों सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के 16 किलोमीटर तक एक दूसरे देश में प्रवेश करने की इजाजत होगी। इस एफएमआर प्रणाली के तहत एक वार्षिक पास दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आसपास की जनजातियों के पास एक वार्षिक पास होगा और ये पास 1 वर्ष के लिए वैध होगा और इस पास के माध्यम से जो जनजातियां हैं वो एक दूसरे देश में 16 किलोमीटर तक 2 हफ्ते तक रह सकती थी। केवल 2 सप्ताह के लिए विपरीत देश में प्रवेश कर सकती थी, रह सकती थी। तो ऐसे में जनजातियां इस एफएमआर के तहत एक दूसरे देश में जा सकती थी, जिससे क्या होता था, ध्यान रखिएगा, एक तो स्थानीय सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य था एफएमआर का, कि भाई स्थानीय जो व्यापार है वो उन्नत हो जाए। साथ ही सीमावर्ती निवासियों के लिए शिक्षा और सेवा तक पहुंच में सुधार करना और म्यांमार के साथ राजनीतिक संबंधों को मजबूत बनाना इस एफएमआर का उद्देश्य था। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया 2021 में तख्ता पलट हुआ। बड़े स्तर पे मणिपुर में शरणार्थियों का प्रवास होने लगा। तो ऐसे में सरकार ने सितंबर 2022 में ही एफएमआर को निलंबित कर दिया। वहां की राज्य सरकार ने भी, जो मणिपुर है वहां की राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में ही इसको रद्द कर दिया था। ध्यान रखिएगा, इसका मानना था कि राज्य में जो संघर्ष है, मणिपुर के संघर्ष के बारे में आप सबको ज्ञान होगा। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मणिपुर में जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष में इन प्रवासियों का भी बड़ा योगदान है, अतः एफएमआर प्रणाली का दुरुपयोग बड़े स्तर पे हो रहा है, इसलिए एफएमआर को रद्द करने की उन्होंने बात कर दी थी। इन्होंने स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया था कि चीन शरणार्थियों को मणिपुर के संरक्षित और आरक्षित जंगलों में कुकी विद्रोही बसा रहे हैं। साथ ही म्यांमार के भाड़े के सैनिकों के साथ मिलकर सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों के खिलाफ हमले भी कर रहे हैं। यानी एफएमआर कहीं ना कहीं देश की अखंडता सुरक्षा के विपरीत थी, तो रद्द कर दिया गया था। मणिपुर सरकार एफएमआर को खत्म करने के अपने इरादे पे अड़ी हुई है, जबकि यदि हम मिजोरम और नागालैंड सरकारों की बात करें तो इन्होंने केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध किया है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि एफएमआर को रद्द करना ही हमारी नीति का आधार होगा। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एफएमआर पर पुनर्विचार के संभावित कारण क्या है, क्यों रद्द करने की बात कर रही है? तो सबसे पहला कारण, जैसा कि मैंने बताया आपको, बढ़ती हुई घुसपैठ। म्यांमार की परिस्थितियां, बड़े स्तर पे घुसपैठ हो रही है। रोहिंग्या और अन्य समुदाय, विशेष रूप से चिन, नागा जैसे समुदाय बड़े स्तर पे भारत में आ रहे हैं। संसाधनों पे इससे दबाव पड़ेगा, साथ ही जनसांख्यिकी को भी प्रभावित कर रहा है ये प्रवास। इसके साथ नशीली दवाओं की तस्करी और हथियारों की तस्करी के मुद्दे भी सामने आए हैं। अवैध आवाजाही से इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है। एक डेटा की बात करें तो 2022 में मणिपुर में एनडीपीएस, जो कि बेसिकली नारकोटिक्स ड्रग से जुड़ा हुआ अधिनियम है, इसके तहत 500 मामले दर्ज किए गए थे और 625 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये इस बात का फुल प्रूफ है कि ड्रग्स की, नशीली दवाओं की, हथियारों की तस्करी की जा रही है सीमा के आर पार से। साथ ही उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उग्रवादी एफएमआर का दुरुपयोग करके सीमा के एक से दूसरी पार आसानी से जा सकते थे। तो ऐसे में इस एफएमआर को रद्द करने का फैसला लिया गया है। अन्य क्या कारण है? तो सांस्कृतिक पहचानों पे भी खतरा उत्पन्न हो रहा था। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के बारे में भी चिंताएं मौजूद है। एफएमआर जैसी प्रणाली के चलते पर्यावरणीय क्षरण जैसा मुद्दा था, सीमा पर वनों की कटाई, अवैध संसाधनों का जो निष्कर्षण है, उसने भी इस आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का आधार पेश किया। और साथ ही क्षेत्रीय गतिशीलता, म्यांमार में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। सीमा सुरक्षा पर इसका संभावित जो प्रभाव है वो जटिलता को और बढ़ा सकता था। यानी चीन का एक नकारात्मक प्रभाव भी इस खुली सीमा के आधार पे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता को प्रभावित कर सकता था। वहां के जो विद्रोही हैं उनको वित्तीय और अन्य हथियार, ड्रग्स मुहैया करा सकता था, जिससे भी भारत की सिक्योरिटी, विशेष तौर पे इंटरनल सिक्योरिटी की यदि हम बात करें, उसके समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता था। तो ये सारे कारण थे।
यहां तक आते आते आपको समझ में आ गया एफएमआर क्या है, एफएमआर को रद्द करने का फैसला क्यों किया गया, बाड़ लगाने का फैसला क्यों किया गया सीमा पे, वहां की जनजातियां क्यों विरोध कर रही हैं, क्योंकि वो सांस्कृतिक एकता का आधार पाती हैं सीमा पार जनजातियों के साथ। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा। आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार क्या अपने विचार पे कायम रहती है बाढ़ लगाने और एफएमआर को रद्द करने के विचार पे, या फिर जनजातियों की कुछ बातें मान ली जाती है। यह आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि यदि आंतरिक बेसिकली सुरक्षा और अखंडता संप्रभुता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाढ़ लगाना भारत के फेवरेबल दिखता है, लेकिन ये समय ही बताएगा कि जनजातियों की बात सुनी जाएगी या जनजातियों के पास क्या आधार है इस तरीके के विरोध करने के, और भारत सरकार क्या एक्शन लेती है उन पे। तो आप अपने विचार जरूर दीजिएगा कि क्या एफएमआर और बाढ़ लगाने का जो प्रयास है वो जारी रहना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025-27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के बैच से जुड़ सकते हैं। LD लाइव कोड का प्रयोग करके ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा 18 किताबों के सेट के साथ। कक्षा प्रारंभ हो रही हैं 17 मई से, देर किस बात की, फटाफट जाइए एडमिशन ले लीजिए LD लाइव कोड का प्रयोग करके। यदि वैकल्पिक विषय इतिहास और PSIR लेना है तो 14,999 में LD लाइव कोड का प्रयोग करके ले सकते हैं। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे। आशा करती हूँ परिचर्चा अच्छी लगी होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके की चर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।